बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पोल्यूटेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मीन गैस फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, या फिर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो हम उनको एनालिसिस करने के लिए उनका डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ वेस्ट एंड सॉलिड कि अगर हमारे पास जो हजार्डस मटेरियल हैं, ये जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, ये अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम उनके लिए क्या प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं। The analysis of hazardous waste of various kind for a variety of potentially dangerous substances is one of the most important aspect of hazardous waste management। कि हमारे पास अगर हमने hazardous waste की मैनेजमेंट करनी है, मीन उनको चेक करना है वो कैसे हैं, कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो टॉक्सिक हैं, कौन से टॉक्सिक नहीं हैं, कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम काज करें, कौन से कम प्रॉब्लम काज करें और किस तरह का काज हो रहा है प्रॉब्लम, तो उस तरह की जो हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है तो उसको देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि हैज़ार्डस वेस्ट कैसा है। ठीक है, कि हजार्डस वेस्ट को हम पहले स्टडी करेंगे कि उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसका क्या सोर्स है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, उसकी फेज़ क्या है, या वैसे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे हजार्डस वेस्ट के बारे में, तो तभी हम उसकी हजार्डस वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं या उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। These analyses are performed for a number of reasoning, including tracing of sources of waste, assessing the hazard posed by the waste to surrounding and to waste remediation personnel, and determining the best means of waste treatment। हम इन एनालिसिस को क्यों कर रहे होते हैं, कि क्यों ये एनालिसिस हमारे लिए ज़रूरी है, कि हम एनालिसिस करेंगे ही तभी हमें पता चलेगा कि वेस्ट का सोर्स क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इस वेस्ट की वजह से कौन कौन से नुकसानात जो हैं, कौन कौन से हैज़र्ड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास सराउंडिंग में, एंड टू वेस्ट रेमेडिएशन पर्सनल, के जो पर्सनल डील कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए उसके ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या साथ साथ अगर हमने कौन से मीन्स अप्लाई करने हैं, कौन सा वे अडॉप्ट करना है ताकि हम जो है इन हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं उनको अपने एनवायरनमेंट में से रिमूव कर सकें। Here is presented a brief overview of the several of the main consideration applied to the analysis of waste। के हम आगे देखते हैं कि वेस्ट का जब हमने एनालिसिस करना है तो हमें क्या क्या बातें माइंड में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर पर्पस of this discussion, waste are broadly defined to include all kind of solids, semi-solid, sludges, liquid contaminated soil, sediments, and other kind of material that are either waste themselves or are contaminated by the waste। Mean any type of solid materials, या semi-solid है, sludge है, या waste है, या कोई ऐसा material है कि जो कि वेस्ट से कंटेमिनेट हो रहा है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, हम ब्रॉडली स्पीकिंग इसको क्या कहने हैं कि ये हमारे पास सॉलिड वेस्ट के अंदर ये जो है सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं और हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर द मोस्ट पार्ट द सब्सटेंस डिटरमिन as part of waste analysis, the analyte are measured by technique that are used for the determination of the same analyte in the water or lesser extent in the air। कि हमारे पास सैंपल हम लेते हैं, सैंपल में से जो मेन जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनालाइट, कि जिस चीज़ को हमने जिस चीज़ का हमने एनालिसिस करना हुआ जो मेन सब्सटेंस है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हम जो सैंपल ले रहे हैं उसमें से सारे के सारा मटेरियल ही हमारे पास जो है वो हार्मफुल हो, टॉक्सिक हो, तो उसमें से जो एक सब्सटेंस है जो स्पेसिफिक होता है वो जिसके ऊपर हम रिएक्शन कर रहे हैं, जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सब्सटेंस जो होता है वो एनालाइट होता है। ठीक है, तो उसके लिए मोस्टली हमारे पास क्या है, सेम टेक्निक ही यूज़ हो रही होती हैं, जो कि वाटर के अंदर एनालिसिस करनी हो या सम टाइम जो है एयर के अंदर भी कुछ टेक्निक्स वही यूज़ हो सकती हैं, लेकिन सम टाइम जो है टेक्निक्स जो है एयर सैम्पलिंग के लिए डिफरेंट भी हो सकती हैं।
There are several distinct steps in the analysis of the waste की analysis of waste के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेप होते हैं। ये नहीं है कि जनरली हम जैसे ही हमने कोई सैंपल लिया तो हम उसको एनालिसिस कर लेंगे, बल्कि उसकी पहले प्रिपरेशन वगैरह की जाती है, उसको डिफरेंट वे में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो तब फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वेस्ट का एनालिसिस करते हैं। कंपेयर विद वाटर, waste are oftenly highly heterogeneous, making द कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल डिफ़िकल्ट कि हमारे पास जो है, जैसे अगर वेस्ट वाटर है तो उसके अंदर जो है थोड़ी सी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन अगर सॉलिड वेस्ट है तो उसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या है, डिफरेंट होगी। और ये जो वेस्ट को हम जनरली कह रहे हैं कि यानी सॉलिड मटेरियल, तो ये वाटर की निस्बत जो है हमारे पास मोर हेट्रोजीनियस होते हैं। और इसका सैंपल को भी अब जब हेट्रोजीनियस ज़्यादा है, मीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको सैंपल को कलेक्ट करना या उसकी सैम्पलिंग करना भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, सिंपल वाटर वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। Whereas water sample can often be introduced into an analytical instrument with minimal preparation, कि वाटर अगर सैंपल है तो उसकी मिनिमम प्रिपरेशन की जाती है, जैसे ही हमने लिया उसको या तो डाइल्यूट कर लिया या कंसनट्रेट कर दिया तो हमने यूज़ कर लिया। लेकिन जो हमारे पास जो सॉलिड होते हैं, हमारे पास सॉलिड वेस्ट होते हैं, तो उनकी हमें प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। द प्रोसेसिंग ऑफ हैजर्डस वेस्ट टू गेट a sample that can be introduced into an instrument is often relatively complicated, कि हमारे पास जो वेस्ट की फॉर्म है जिसे हम सॉलिड वेस्ट कह रहे हैं, ठीक है, वो इस केस के अंदर जो हैजर्डस वेस्ट है उसको अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने ऐड करना है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा हमें उसकी एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और साथ साथ इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। Such processing can consist of dilution of oily samples with the organic solvent, कि अगर हमारे पास ऑयली सैंपल है तो उसको हम क्या करेंगे, आपको पता है ऑयली मटीरियल जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, तो उसकी हम डाइल्यूशन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एनालाइट्स इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, और ऑर्गेनिक एनालाइट अगर हमारे पास तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। एवोल्यूशन और कलेक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन एनालाइड्स के, कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन एनालाइड्स हैं तो उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या उसको कलेक्ट कर लेंगे वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलहदा से। और डाइजेशन ऑफ सॉलिड विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑक्सीडेंट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फॉर एनालिसिस, या अगर हमारे पास जो है सोल्यूशन के अंदर मेटल्स हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी डाइजेशन कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर ऑक्सीडेंट के साथ, ताकि हम उन मेटल्स को आसानी से सोल्यूशन के अंदर डिटेक्ट कर सकें। The product of these processes must often be subjected to relatively complicated sample cleanup procedures to remove contaminants that might interfere with the analysis or damage of the analytical instrument. अब इसके करने के रीजंस क्या है कि अगर हम इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इनको प्रिपेयर करके इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाले, तो एक तो काम ये भी हो रहा है कि ये हमारे पास जो है उसको भी डैमेज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को भी डैमेज कर सकते हैं। और ये जिस तरह का हम सैंपल करना चाह रहे होते हैं तो वो सैंपल्स जो हैं वो हमारे पास उस तरह की एनालिसिस भी नहीं मिल सकता इसकी वजह से। तो इसलिए सबसे पहले जो है सॉलिड वेस्ट जो होते हैं उनकी हम प्रिपरेशन करते हैं ताकि मेटल्स वगैरह या कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो हम उनको इजीली डिटेक्ट कर सकें। बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्ट एंड एग्जैक्ट nature of many of the procedure in this work, and because of the hazard associated with the use of reagents such as strong acid and oxidant employed for sample digestion and solvents used for to extract the organic analytes, anyone attempting analyzing of hazardous waste materials should use this resource and follow procedure carefully with the special attention or to precautions, कि कोई भी मैन जो है ये इन मटेरियल का एनालिसिस करना चाह रहा है
तो उसको अगर ये उनकी प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एसिड को यूज़ कर रहा है, ऑक्सीडेंट को यूज़ कर रहा है, या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह यूज़ कर रहा है, तो आपको पता है ये सारी चीज़ें भी हमारे पास क्या हो सकती हैं, टॉक्सिक होती हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए जो स्पेशल हमारे पास प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उनको फॉलो करते करते साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी करने चाहिए। आई मीन जो भी पर्सनल इसको यूज़ कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी सेहत के लिए ये नुकसानदायक ना हो। ठीक है, तो उसको वो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है सैंपल्स प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सैंपल डाइजेशन के हम मोस्टली ये मेटल्स वगैरह के लिए करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड या ऑक्सीडेंट्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक जो हमारे पास जो है मेटल है वो सोल्यूशन के अंदर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली, और बाकी जो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है तो वो हमारे पास यूज़लेस हो जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सैंपल डाइजेशन। टू एनालाइज अ सॉलिड वेस्ट सैंपल बाय द फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रेफाइट फर्नेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडक्टिव कपल आर्गन प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंडक्टिव कपल आर्गन प्लाज्मा mass spectrometry. The sample must first be digested to get the analyzed metal in solution। के इन टेक्निक्स के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल्स को पहले क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके थ्रू होता क्या है कि जो एनालाइट में मेटल हैं वो सोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं और हम जो है उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। डाइजेशन डिजोल्व ओनली दोज फ्रैक्शन ऑफ मेटल्स that can be put into solution under relatively extreme conditions and therefore enables measurement of the available metal। कि हमारे पास क्या है, पहले अगर वो सॉलिड मटेरियल में सेमी सॉलिड फॉर्म में एसिड्स वगैरह के साथ क्या है उसकी डाइजेशन करें, तो वहाँ पे क्या है कि मेटल्स जो हैं, जो कि अब स्ट्रॉन्ग एसिड हम यूज़ करें तो ऐसी मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो डिटेक्ट की जा सकती हैं वही हमारे पास क्या है सोल्यूशन फॉर्म में आएंगी। It should be noted that sample digestion procedure generally use highly corrosive dangerous reagents। ये हाईली क्रूसिव, आपको पता है एसिड जो होते हैं वो हाईली क्रूसिव होते हैं, डेंजरस रिएजेंट्स हैं, दैट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंड डिमांड एक्सपर्ट पर्सनल यूजिंग दी प्रॉपर इक्विपमेंट। की अब जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स या फिर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से डील कर रहे हैं तो इसको हर कोई बंदा नहीं यूज़ कर लेता, लेकिन ये कि इसके लिए स्पेसिफिक जो ट्रेन पर्सन होता है वही इस तरह का प्रोसेस करता है, या फिर उसके लिए प्रॉपर जो इक्विपमेंट है वो भी आप जैसे पता है जो ट्रेन पर्सन है वही उसे पता होगा कि कैसे हमने इसको डाइजेस्ट करना है, किस तरह जो है स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह से बच के काम करना है। तो उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट भी चाहिए, जैसे कि हम जो रिएक्शंस कर रहे हैं वो इंक्लूड हो फ्यूम हुड्स के अंदर रिएक्शन हो, ठीक है, एंड एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्शन के जो काम कर रहा है उसकी अपनी भी पर्सनल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए कि वो पर्सन जो है उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स का पता हो। अगर एसिड के साथ ट्रीट कर रहा है तो अगर एसिड से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे डील करना है, सारा कुछ उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। EPA method given below is a procedure for acid digestion of sediment, sludge and soils। के soil sludges और sediment की जो digestion है एसिड के थ्रू, तो वो हमारे पास क्या है कि इस मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं। A sample of up to 2 gram is treated with a mixture of nitric acid and hydrogen peroxide। कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं हम लोग, और सैंपल हमारे पास क्या है 2 ग्राम। द सैंपल इज देन रिफ्लक्स विद आइदर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड HCl, देन रिफ्लक्स विद द डाइल्यूट HCl। कि पहले इसको ट्रीट करें हम नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास ऑक्सीडेंट है, फिर उसके बाद उसकी रिफ्लक्ट करें कि मीन उसको कुछ टाइम के लिए जो है रिफ्लक्ट करें किस स्ट्रॉन्ग एसिड से, या तो नाइट्रिक एसिड हो सकता है या फिर HCl हो सकता है। उसके बाद जो है डाइल्यूट एसिड के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, फिर इसको फिल्टर कर लिया जाता है एंड फिल्ट्रेट एनालाइज फॉर मेटल। के फिल्टर करेंगे, जो रेसिड्यू रहेगा वो तो सारा यूजलेस है, और जो फिल्ट्रेट आ जाएगा हमारे पास उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगी, मेटल्स आ जाएंगी, तो हम उन मेटल्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव हीटिंग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करें, माइक्रोवेव हीटिंग कैन बी यूज टू असिस्ट द डाइजेशन ऑफ सैंपल्स। के सैंपल्स की डाइजेशन के लिए इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास क्या है कि माइक्रोवेव जो है वो उससे हम हीट कर रहे हैं।
The procedure for digestion of aqueous liquids consists of mixing a 45 ml sample with a 5 ml of concentrated nitric acid. कि हम क्या करें कि 45 ml of sample है और उसके साथ 5 ml हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं और टेफ्लॉन की डाइजेशन वेसल्स होती हैं। और किसी ने टेफ्लॉन देखी हो, हमारे पास ये फ्लोरोकार्बन की बड़ी थिक सी वॉल जो है ना वो वेसल्स होती हैं और ये हाई टेम्परेचर को भी बियर कर लेती हैं, तो इसलिए ये टेफ्लॉन की डाइजेशन वेसल्स के अंदर इसको ऐड कर देते हैं। हीटिंग फॉर 20 मिनट्स। After digestion is complete, the sample is cooled, so solid are separated by filtration। वही प्रोसेस है कि रेजिड्यू जो है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल दिया जाएगा और सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाल देते हैं। एंड लिक्विड रिमेनिंग इज एनालाइज बाय अप्रोप्रिएट एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक। कि जो एनालाइट आएगा हमारे पास के फिल्ट्रेशन के बाद, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी टेक्निक से मेजर कर लेंगे। Many kinds of hazardous waste sample containing metal dissolved or suspended in viscous petroleum products including oil sludges, tar, waxes, paint sludges and other hydrocarbon materials। कि इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो मेटल्स हैं डिज़ोल्व हुई या सस्पेंडेड हुई या पेट्रोलियम या पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के अंदर, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये इनको हम डाइजेस्ट करके सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं और उसके बाद इसको एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एनालाइट आइसोलेशन फॉर ऑर्गेनिक एनालिसिस के। ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एनालाइट्स को सेपरेट कर रहे हैं। The determination of organic analyte requires that they be isolated from the sample matrix। इनको sample के थ्रू sample से separate कर लेना चाहिए। Since organic analytes are generally soluble in organic solvents, जब हमें पता है organic materials हैं तो वो organic solvent में dissolve हो जाते हैं। They can usually be extracted from the samples with suitable solvent। के इनको extract कर लेते हैं हम suitable solvent use करके। Although extraction work well for non-volatile और semi-volatile analyte, कि जब हमारे पास volatile substances आ गए हैं उसके लिए तो हम extraction नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो है non-volatile अगर हमारे पास substance है तो हम उसके लिए extraction कर सकते हैं। It is not suitable for volatile organic component which are readily vaporized during the sample processing। कि वो vaporize हो जाते हैं, vapors में convert हो जाते हैं जल्दी से। The volatile material are commonly isolated by technique that take advantage of their high pressure। कि जहाँ पे high pressure अप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ पे हम volatile components को separate out कर सकते हैं, क्योंकि high pressure अप्लाई करेंगे तो वो substances जो हैं वो escape out नहीं हो सकेंगे और उनको हम measure भी कर सकते हैं easily। Toxicity characteristic leaching procedure। नेक्स्ट ये जो है हमारे पास क्या है, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर है कि अगर हमारे पास लीचिंग मटेरियल है या तो हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं कि किसी सॉलिड या सेमी सॉलिड से अगर कोई लीकेज हो रहा है तो हम वो जो लीचेड लिक्विड होता है हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं टॉक्सिसिटी के लिहाज से। The toxicity characteristic leaching process is specified to determine the potential toxicity hazard of various kind of waste। कि जो हमारे पास वेस्ट की कितनी हमारे पास जो है टॉक्सिसिटी है, ठीक है, क्या उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है या टॉक्सिसिटी उसकी कम है। The test was designed to estimate the ability to organism of both organic and inorganic species in hazardous material present as liquid, solid or multiple phase mixture by producing a leachate। अब ये हमारे पास क्या है कि हम पहले hazardous waste से हम प्रोड्यूस करते हैं उसका लीचेड, ठीक है, कि वो लिक्विड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। उसके अंदर क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं, उसके अंदर जो है लिक्विड कंपोनेंट्स भी है, तो हम उससे देखते हैं कि वो जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कितनी टॉक्सिसिटी काज करते हैं। अगर ये लीचेड जो है
ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा तो मीन इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर वो टॉक्सिसिटी कम कॉज करे या बहुत कम करे तो इसका मतलब है कि ये जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं लीचिंग के अंदर या लीचेट के अंदर वो टॉक्सिक नहीं है। Which is analyzed for this specific toxic and the procedure for conducting the TCLP is rather involved कि हम यहाँ पे इसके लिए different procedures apply करते हैं. This procedure need not to be run at all if the total analysis of sample reveals that none of the pollutants specified in the procedure can be exceed regulatory levels. कि हमारे पास जो है हम पहले जो एनालिसिस करते हैं कि वहाँ से हमें पता चल जाता है कि अगर हमने नॉर्मल लेवल से कोई भी पोल्यूटेंट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा नहीं हुई तो इसका मतलब है कि हम वो उसके जो TCLP के जितने भी प्रोसेस हैं, यानी एक नहीं होता उसमें ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो उनका करने का हमें फ़ायदा नहीं होता। वहाँ हमसे पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जो है स्टार्ट वाले रिएक्शंस में हमें ये पता चल जाए कि टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो नॉर्मल जो लेवल था उससे ज़्यादा हो गई है, तो फिर हम क्या है डिफरेंट तरह के जो है वो TCLP प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं। At the opposite end of the scale, analysis of any of the liquid fraction of the sample showing that any regulated species would exceed regulatory levels even after dilution involved in the TCLP measurement have been carried out to designate the sample as hazardous कि किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू जो है अगर उसके नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो रही है तो वो हमारे पास क्या है हैज़ार्डस मटीरियल के तौर पे या हैज़ार्डस सैंपल के तौर पे उसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास अगर उसकी लेवल जो है नॉर्मल आ रहा है या नॉर्मल से कम आ रहा है तो फिर हम उसको हैज़ार्डस नहीं कहते। तो ये तो था हमारे पास के सॉलिड मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल्स को हम या तो डाइजेशन कर लेते हैं या हम माइक्रोवेव हीटिंग कर लेते हैं या ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं या लीचेट जो है मटेरियल्स के अंदर से वो जो है उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग। एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग के अंदर हम जो एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके लिए हम किस तरह का प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। The atmosphere monitoring. The atmosphere is particularly difficult analyte system because of the very low level of substance to be analyzed. कि हमारे पास जो है एयर का अगर हम सैंपल लेना चाह रहे हैं तो हम एयर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास सॉलिड सैंपल है, हम केजी में कलेक्ट कर लिया, हमने ग्राम में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन ये कि हमारे पास जो है एयर सैंपल जो होते हैं वो कम होते हैं और आपको पता है एक एरिया की एयर जो है वो दूसरे एरिया की एयर से डिफरेंट होती है। दूसरे एरिया का टेम्परेचर डिफरेंट है, एल्टीट्यूड डिफरेंट है और हीट प्रोसेस या डिफरेंट लोकेशन चेंज होने के साथ साथ या इवन कहीं पे अगर आपने मॉर्निंग में सैंपल दिया है और कहीं आप नाइट में सैंपल ले रहे हैं तो वो भी सारे के सारे सैम्पलिंग के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज पार्टिकुलरली डिफिकल्ट एनालिटिकल सिस्टम बिकॉज ऑफ द वेरी लो लेवल ऑफ सब्सटेंस टू बी एनालाइज के सैंपल्स हमारे पास बहुत कम अमाउंट होता है। शार्प वेरिएशन इन द पोल्यूटेंट लेवल विद द टाइम एंड लोकेशन। टाइम एंड लोकेशन के लिहाज से इनमें बहुत ज़्यादा चेंज आती है। जैसे हमारे पास जो है पोल्यूटेंट्स हैं ये जैसे धुआं वगैरह है तो ये दिन के टाइम ज़्यादा होगा, रात के टाइम कम होता है क्योंकि दिन के टाइम हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा है। या इसी तरह और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि टाइम और लोकेशन के लिहाज से उनका लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के टेम्परेचर डिफरेंट है, वाटर लेवल डिफरेंट है एंड डिफिकल्टीज इनकाउंटर इन रीचिंग द डिजायर्ड सैम्पलिंग पॉइंट्स particularly those substantially above the अर्थ सरफेस के हमारे पास क्या है कि किसी जगह पे ऊपर क्या है वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करना इजी होता है, किसी जगह पे सैंपल कलेक्ट करना मुश्किल होता है और वो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके भी जाना पड़ रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम तो आती है। दीज कंडीशन मेक द एक्विजिशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव
एटमॉस्फेरिक सैंपल पार्टिकुलरली चैलेंजिंग, कि ये इस कंडीशन इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास सैंपल को कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये चैलेंज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आ जाती है, कंडीशंस बन जाती है हमारे पास। द आइडियल एटमॉस्फेरिक एनालिसिस टेक्निक आर दोज दैट वर्क सक्सेसफुली विदाउट सैम्पलिंग, सच एज लॉन्ग पाथ लेजर रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन मॉनिटरिंग, के कुछ जो सबसे इसका मतलब है कि एयर सैंपल्स को करने के लिए ऐसी टेक्निक यूज़ होनी चाहिए कि जैसे ही सैंपल आया उसकी एनालिसिस कर दी जाए, कि उसकी प्रिपरेशन ना की जाए जैसे हमने सॉलिड मटेरियल्स के केस में किया। In some very sophisticated monitoring systems, samples are collected and analyzed automatically, कि हम इसको collect भी कर रहे हैं और collect करने के साथ जो है ना analyze जो है वो automatically हो रहे हैं और उनके result को फिर combine कर लिया जाता है, and the results are transmitted to a central receiving station, कि अलग-अलग हमने क्या किया automatically different result लिए जा सकते हैं और वहाँ से उनको फिर एक कंबाइन कर लिया जाता है। Often, however, a batch sample is collected for a later chemical analysis. बैच रिएक्शन बैच सैंपल क्या मतलब क्या कि लार्ज अमाउंट में हम सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उससे डिफरेंट केमिकल एनालिसिस कर लेते होते हैं। Most straightforward technique for the collection of particle is the sedimentation, कि हम क्या अगर हमारे पास एयर सैंपल्स के अंदर जो आपको पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो हम सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन में ये होता है कि जिन पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो है वो एयर हमारे पास प्योर से प्योर होती जाएगी, तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हम कर लेते हैं। अ सेडिमेंटेशन कलेक्टर में बी अ सिंपल और ग्लास जार इक्विप विद दी फनल, कि इसकी एक शेप कैसी हो सकती है कि ये एक ग्लास जार है और उसके अंदर एक हमने फनल रखी हुई है। द लिक्विड इज समटाइम एडेड टू अ कलेक्टर टू प्रिवेंट द सॉलिड फ्रॉम बीइंग ब्लोन आउट, के सेडिमेंटेशन की वजह से जो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं उनको दोबारा वापस जो है रिमूव होने से बचाने के लिए समटाइम ये उस जार के अंदर पानी डाल दिया जाता है कि वो पानी के अंदर सस्पेंडेड ही रहें या उसके अंदर डिजोल्व हो जाए। या अदर प्रोसेस हमारे पास क्या हो सकता है, फिल्ट्रेशन इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर द सैम्पलिंग पार्टिकुलेट मैटर, के पार्टिकुलेट मैटर है मीन्स सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्या है कि हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। फिल्टर कंपोज ऑफ फ्रिटेड मीन पोरस ग्लास, पोरस सिरेमिक्स, पेपर फाइबर, सेलुलोज फाइबर, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टॉस, मिनरल वूल और प्लास्टिक कैन बी यूज़, के हम डिफरेंट तरह के फिल्टर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर इज़ दी मेम्ब्रेन फिल्टर, आपको पता है डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस वगैरह या ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा होता है। यहाँ पे भी हम मेम्ब्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं, तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ हो सकते हैं कि हम एयर के अंदर से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। विच यील्ड हाई फ्लो रेट्स विद स्मॉल मॉडरेटली यूनिफॉर्म पोर्स, के हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं लार्ज है ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं तो उनके अंदर जो है यूनिफॉर्मली पोर्स होंगे और स्मॉल स्मॉल पोर होंगे, तो हम उनको जो है वो ईजिली वहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। Impingers, as the name implies, collect the particles from the relatively high velocity airstream directed at the surface, के हमारे पास क्या है कि अब वहाँ पे क्या है कि एयर से जैसी एयर फ्लो कर रही होगी तो वहाँ पे क्या है कि ये मेम्ब्रेन सी लगाई होती हैं, तो ये मेम्ब्रेन जो है उनके ऊपर जो है ऐसे मटेरियल से लगे हुए हैं कि जो इस इन सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेंगे, तो वो हमारे पास जो है सरफेस के ऊपर ही उनकी अटैचमेंट भी हो सकती है या उनको वहाँ से रिमूव भी किया जाता है। सैम्पलिंग ऑफ वेपर्स एंड गैस में रेंज फ्रॉम मेथड डिज़ाइन टू कलेक्ट ओनली स्पेसिफिक पोल्यूटेंट टू दोज डिज़ाइन टू कलेक्ट ऑल पोल्यूटेंट्स, के हमारे पास अगर हमारे वेपर्स हैं या गैसेस हैं, पहले तो हमने सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर ली एयर के अंदर, अगर हमारे पास एयर में वेपर्स और गैसेस हैं तो उनको कलेक्ट करने के लिए या तो हमें कोई एक स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स के लिहाज से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी या फिर ऑल पोल्यूटेंट को जो है जैसे हम उनको
कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस कर सकते हैं वो उसी तरह हम उसको कलेक्ट करेंगे, या इस तरह के प्रोसीजर डेवलप करेंगे या डिज़ाइन करेंगे कि ऑल तरह के प्रोडक्ट्स के लिए वही फीजिबल हो जाए। Essentially, all pollutant can be removed from the air sample cryogenically by freezing or by liquefying the air in collectors maintained at low temperature. यहाँ क्या कर सकते हैं कि सब पोल्यूटेंट्स के लिए उसको क्रायोजेनिकली फ्रीजिंग कर दें। क्रायोजेनिक आपने पढ़ा होगा वर्ड, ये एक्चुअली हम जो है सॉलिड कार्बन को कहते हैं जो कि फ्रीज फॉर्म में होती है। ठीक है, ये आइस, कार्बन आइस का वर्ड कहीं सुना होगा, तो वो क्रायोजेनिक होता है कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे आइस है तो वो कार्बन, सॉलिड कार्बन होता है हमारे पास, तो वो फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा फ्रीज होता है, तो उसकी वजह से क्या है दूसरे मटेरियल्स भी हमारे पास फ्रीज हो सकते हैं। मीन वहाँ से हम एयर को पास आउट करेंगे तो जो भी इसमें कंपोनेंट है वो भी फ्रीज आउट हो जाएंगे। यहाँ अगर हम इसको लिक्विफाई करते हैं, आपको पता है गैसेस लिक्विफाई होंगी तो वो उनको हम जो है डिफरेंट कलेक्टर्स में कलेक्ट भी कर सकते हैं, लो टेम्परेचर के ऊपर हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह एब्जॉर्प्शन इन अ सॉल्वेंट सच एज बबलिंग द गैस थ्रू द लिक्विड कैन बी यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट के। हम क्या कह रहे हैं कि किसी सॉल्वेंट के अंदर इसको बबल कर दिया जाए उसमें, तो ये एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। इसी तरह एडजॉर्प्शन इन विच अ गैस कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड के, यहाँ एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हो सकता है जबकि सॉलिड जो है वो किसी सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाए। इस पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स टू बी एनालाइज बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। ये एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारे लिए बेनिफिशियल है जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट हैं अगर हमारे पास तो हम उनके लिए क्या एनालिसिस कर रहे हैं। The atmospheric oxidants that are commonly determined include ओजोन, हाइड्रोजन peroxide, organic peroxide and chlorine। ये हमारे पास क्या है, और हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेंट है। The classical manual method for the analysis of the oxidant is based upon their oxidation of आयोडाइड आयंस फॉलोड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। कि ये इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है ऑक्सीडेंट है, मीन ये किसी दूसरे मटेरियल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो आयोडाइड आयन से ये हमारे पास जो है ट्राई आयोडाइड आयन बन जाएगा एक्शन के अंदर। तो ये इस तरह हमारे पास फिर इसकी आयोडीन की आपको पता है वो आयोडोमेट्रिक और आइडीमेट्रिक आप लोगों ने टाइट्रेशंस पढ़ी होंगी, तो उस तरह हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या यूवी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड यूज़ करके इसको भी डिटेक्ट कर सकें। दिस सैंपल इज कलेक्टेड इन 1% potassium iodide buffer at this pH 6.8. Oxidant react with the iodide ion as shown by the following reaction with the ozone। ओजोन है हमारे पास, तो ऑक्सीडेंट है और साथ साथ आयोडाइड आयन है, तो ये ट्राई आयोडाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और साथ साथ क्या है कि ऑक्सीजन, ओजोन से ऑक्सीजन बन रही है और साथ साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। The absorbance of colored iodate product is measured spectrophotometrically at 355 नैनोमीटर के, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपने पढ़ा था, तो ये उसके थ्रू हम एनालिसिस कर लेंगे। जनरली द लेवल ऑफ ऑक्सीडेंट इज एक्सप्रेस्ड in terms of ozone, although it should be noted that not all oxidants such as PAN for example react with the same efficiency as ozone। कि लाजमी नहीं है, एक स्टैंडर्ड तो हम अगर बनाते हैं ओजोन को तो लाजमी नहीं है कि सारे ऑक्सीडेंट की सेम एफिशिएंसी हो जैसे कि ओजोन की है। एग्जांपल दी जा रही है कि वो जो पॉली एक्रिलिक नाइट्रेट्स वगैरह थे, तो वो और जो उनकी एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती है ओजोन की एफिशिएंसी के लिहाज से। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है इसी को ही लेंगे एंड ओजोन को लेंगे, बल्कि हम ओजोन के अलावा दूसरी जो मटेरियल्स हैं उनको भी ले सकते हैं, और हर एक के लिहाज से उसके लिहाज से ये पेरोक्सी नाइट्रेट्स होते हैं।
PAN जो सब्सटेंसेस हैं, आपने पीछे इसको पढ़ा हुआ है कि ये परऑक्सी असाइल नाइट्रेट्स हैं कि इनकी एफिशिएंसी जो है ओजोन से डिफरेंट हो सकती है। ऑक्सीडेशन ऑफ iodide as shown in the above reaction can be used to determine the oxidant in the concentration range of several hundredth of the parts per million to approximately 10 ppm की ये लेस से लेस हमारे पास क्या है कि 100 पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है, या फिर ये मैक्सिमम हमारे पास क्या है 10 ppm तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव्स a limited response to the method and reducing substance in इंटरफेयर सीरियसली, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास जो रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो भी इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। The currently favored method for oxidant analysis uses the chemiluminescence reaction between the ozone and the ethylene कि ये रिएक्शन किस किस के दरमियान में, ओजोन और एथाइलिन के दरमियान में रिएक्शन होता है, केमिल्यूमिनेसेंस मेजर की जाती है। This reaction emits the light at the maximum intensity of 435 nanometer. The intensity of emitted light is directly proportional to the level of ozone. कि जितनी ज़्यादा emitted light है इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडेंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मालूम है, तो वहाँ से ऑक्सीडेंट की अमाउंट जो है वो मालूम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक्स के हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स कितने हैं और हमारे पास जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जो हैं वो कितने हैं। मॉनिटरिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन एटमॉस्फेरिक सैंपल्स take advantage of the very high sensitivity of the hydrogen flame ionization detector to measure this class of compound के हमारे पास जो इसके लिए डिटेक्टर यूज़ हो रहे हैं वो डिटेक्टर कौन सा, हाइड्रोजन फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, जो उसकी वेरी हाई सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर थोड़ी सी अमाउंट भी होगी तो वो हमें अच्छे तरीके से डिटेक्ट करके बताएगा कि इसमें कितनी अमाउंट जो है हमारे पास ऑर्गेनिक मटीरियल्स की है या हाइड्रोकार्बन की है। Known quantities of air are run through the flame ionization detector 4 to 12 times per hour to provide a measure of total hydrocarbon contents। कि इससे हमें हमारे पास क्या है कि टोटल हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स किसी भी सैंपल्स के अंदर जो है उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इन सम केसेस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ मेथड टू डिटरमिन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिक्स बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिसिटीज एंड एबिलिटी टू फॉर्म photochemical smoke as indicator of photochemical smoke and as a measure means of tracing sources of pollution के समटाइम हम क्या करते हैं हर तरह के ऑर्गेनिक्स को अलग-अलग जो है वो एनालाइज करते हैं, अलग-अलग मेजर करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है टॉक्सिक है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठे ऐड हो रहे हो तो वो उनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमें पता है कि स्मोक भी कॉज करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए मोस्टली इनको इंडिविजुअली ही डिटर्मिन किया जाता है। Numerous techniques have been published for the determination of organic compound in atmosphere. For example, whole air sample can be collected in Tedlar bag. Tedlar bag ऐसे जो sealed bag होते हैं हमारे पास वो आ जाते हैं, and the organic analytes concentrated cryogenically at -180 सेंटीग्रेड के हमारे पास जो है ऑर्गेनिक एनालाइट्स हैं, हम उसको क्रायोजेनिकली क्या कर रहे हैं, क्रायोजेनिकली जो है इसको 180 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है इसको फ्रीज कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्रीज कर लेते हैं एंड देन थर्मली डिसॉल्व, और जब हमने इसको यूज़ करना है तो हमने क्या किया, इसको हीट देंगे तो वो थर्मली जो होगा डिसॉल्व हो जाएंगे, उसके ऊपर से क्रायोजेंस के साथ से सेपरेट आउट हो जाएंगे। एंड मेजर विद द हाई रेजोल्यूशन कैपिलरी कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफी कि हम ये इसको गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनालिसिस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर कि अगर हमारे पास हमारे
एनवायरनमेंट के अंदर जो है पार्टिकुलेट मैटर है, तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे जो है एनालिसिस कर सकते हैं उसका। Particles are almost always removed from the air and gas such as exhaust, flue gases prior to analysis। कि हमारे पास क्या है कि जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर से गैसेस वगैरह हैं और वॉल हो रही होती हैं, तो उनको एनालिसिस से पहले उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। The two main approaches to particle isolation are filtration and removal by methods that cause gaseous stream to undergo a sharp bend such as the particle are collected on the surface। कि सबसे मेन प्रोसेस हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने का, पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट आउट करने का, कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर लिया जाए। जैसे हम सिंपल फिल्ट्रेशन करते हैं तो रेसिड्यू जो है वो एक अपर वाली साइड पे रह जाता है और फिल्ट्रेट निकल जाता है। इसी तरह हम एयर के अंदर भी ऐसे कर रहे हैं तो एयर जो है वो क्लीन एयर पास आउट हो जाएगी और जो है जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जैसे आपको एसी के फिल्टर्स पता है तो उसके ऊपर भी क्या है, डस्ट जो है पार्टिकल्स वो उसी के अंदर रह जाती है और जो है क्लीन एयर आ भी रही होती है और जा भी रही होती है। इसी तरह फिल्टर्स यूज़ कर लेते हैं और साथ साथ एक शार्प बेंट करवाते हैं हम, जो भी एयर पास आउट हो रही है तो वहाँ पे उसके ऊपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रहे होते हैं कि वो एयर जो पास आउट हो रही है वो शार्पली बेंट हो जाए। अब जो शार्पली बेंट होगी तो जैसे ही वो एयर पार्टिकल जो हैं वो सरफेस के साथ अटैच होंगे तो टकराएंगे उसके साथ, तो वो अटैच हो जाएंगे सरफेस के ऊपर से, तो वहाँ से उसके बाद जो है जो बाकी एयर है वो क्लीन हो जाएगी और वो पार्टिकल जो है वो वहीं पे ही रह जाएंगे। ठीक है। The method commonly used for the determining the quantity of total suspended particulate matter in the atmosphere draws air over filters, कि फिल्टर्स के ऊपर से एयर को पास आउट किया जाता है, दैट रिमूव द पार्टिकल्स, और इसकी वजह से हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। दिस डिवाइस called a high wall sampler is essentially a glorified vacuum cleaner that draws the air through filters। के इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास सिंपल एयर क्लीनर्स होते हैं, वैक्यूम क्लीनर होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है कि वैक्यूम क्रिएट करके हम वो इतना हाई प्रेशर दिया जाता है कि जो भी मटेरियल है वो उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, वैक्यूम क्लीनर होते हैं जिनके अंदर से क्या है कि वो एयर को अपनी तरफ ड्रैग कर रहे हैं और वहाँ पे जो फिल्टर्स लगे होते हैं तो वहाँ पे सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स फिल्टर के ऊपर अटैच हो जाएंगे और एयर जो है वो आगे से पास आउट हो जाती है। दिस सैम्पलर्स आर यूजली प्लेस्ड अंडर a shelter that exclude the precipitation and particle larger than 0.1 millimeter of diameter favor collection of particles up to 25 to 50 micrometer diameter। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो वैक्यूम है, वैक्यूम टर्बाइन एंड मोटर है और साथ साथ उसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, उसके ऊपर एक फिल्टर्स लगाए जाते हैं और इनको एक शेल्टर के अंदर रखा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि शेल्टर के अंदर रख रहे हैं तो यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर से कितने पार्टिकल्स का डायामीटर जो है वो पार्टिकल्स यहाँ से मूव कर सकते हैं कि 25 टू 50 पार्टिकल्स जो है जो माइक्रोमीटर है ये तो पास आउट हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स लार्जर देन 0.1 मिलीमीटर है डायमीटर है ये जो है वो ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स नहीं हो सकते, यहाँ पे कलेक्ट नहीं हो सकते। आपको पता है कि जो लार्जर साइज पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर से पास आउट नहीं हो सकते और जो इसके स्मॉलर साइज पार्टिकल्स होंगे वो इतने जो है वो वहाँ पे फिल्टर्स के ऊपर अटैच हो जाएंगे और जो है ये इसके अंदर से मूव कर सकते हैं। These devices efficiently collect particles from a large volume of air, typically 2000 meter cube and typically over a 24-hour periods। कि हम 24 घंटे के अंदर ये जो है कितनी एयर को ये जो है क्लीन कर रहे होते हैं, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली बहुत इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एयर पोल्यूटेंट्स आ रहे होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए, उनकी फिल्ट्रेशन के लिए ये बहुत बड़े बड़े जो सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे बड़े बड़े फिल्टर्स प्लांट लगे होते हैं ताकि वो एयर को पोल्यूट होने से बचा सकें और जो पार्टिकुलेट मैटर है वो इंडस्ट्री से जो इन्वायरमेंट है उसमें ना जाए तो उसको कलेक्ट कर लिया जाए।
The filter used in high volume sampler are usually composed of glass fibers and have a collection efficiency that is at least 99% for particles with the 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर के वो पार्टिकल्स जिनका 0.3 डायमीटर 0.3 माइक्रोमीटर तक डायमीटर है, तो उनको तो ये आसानी से हमारे पास जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी हमारे पास जो है वो 99% है। Particles with diameter exceeding 100 माइक्रोमीटर रिमेन ऑन द फिल्टर सरफेस के हमारे पास जो है जिनका जितना पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा वो सरफेस के साइड के ऊपर ही रह जाएंगे, वो फिल्टर आउट नहीं हो सकते। whereas particle with the diameter down to approximately 0.1 micrometer are collected on the glass fibers in the filter के ये जो है ये ग्लास फाइबर्स के ऊपर या जो फिल्टर्स के ऊपर ये कलेक्ट हो जाते हैं। efficient collection is achieved by using very small diameters fibers के जितना पार्टिकल फाइबर्स का डायमीटर्स कम होता जाएगा या फिल्टर्स का डायमीटर जो है वो कम होता जाएगा तो उतने ही ज़्यादा पार्टिकल जो है हमारे पास हम ज़्यादा पार्टिकल्स को कलेक्ट भी कर सकते हैं। The technique described here is most useful for determining the total level of the particulate matter के इससे हमें पता चल जाता है कि एयर के अंदर कितना टोटल particulate matter present है। Prior to taking the sample, filter is measured। अब इसमें होता क्या है कि सैंपल्स पे लगाने से पहले, सैंपल्स को कलेक्ट करने से पहले फिल्टर्स को क्या किया जाता है, फिल्टर इज मेंटेन एट 15 to 35 सेंटीग्रेड एट 50% ह्यूमिडिटी फॉर 24 आवर्स देन वेट। हमने क्या किया कि पहले उसको 50% ह्यूमिडिटी में रखा 24 घंटों के लिए, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया 15 to 35, ठीक है, और फिर उसका वेट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि फिल्टर लगा दिया जाता है आफ्टर सैम्पलिंग फॉर 24 आवर्स। The filter is removed and equilibrated for 20 hours under the same condition such used prior to its installation over the sampler। फिर जब इसके ऊपर सस्पेंडेड पार्टिकल्स अटैच हो गए होते हैं तो फिर क्या करते हैं, जब इसको रिमूव करते हैं 24 घंटों के बाद तो उसे सेम कंडीशन दे रहे हैं जो कि पहले वाली थी, ठीक है। पहले वाली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमने 50% ह्यूमिडिटी देनी है और 24 घंटों के लिए उसे जो है 15 से 35 टेम्परेचर के ऊपर रखना है और फिर इसका वेट करना है। तो हम पता चल जाएगा कि जब पार्टिकुलेट मैटर के बगैर इसका कितना वेट था और फिर जो है पार्टिकुलेट मैटर के बाद जो इसका वेट किया तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने टोटल पार्टिकुलेट मैटर हैं। The filter is then weight and quantity of particulate matter per unit volume of air is calculated कि कितनी हमने एयर पास आउट की थी उसके अंदर कितना हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर है हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल ये कि वाटर फिल्टर्स अगर आप लोगों ने हॉस्टल्स वगैरह में देखा हो तो उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है कि हमने इस डेट को वाटर फिल्टर्स जो है वो चेंज किए हैं, जिसके अंदर क्या होता है बैक्टीरिया की किल करने के लिए, उसकी क्लोरीनेशन के लिए या उसको डिफरेंट जो है पोल्यूटेंट से बचाने के लिए आई थिंक 3 तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं। तो वो क्या है कि उनके ऊपर एक स्पेसिफिक डेट लिखी होती है कि 1 महीने के बाद इनको चेंज करना है या 1 हफ्ते के बाद इनको चेंज करना है, ठीक है। तो वो अब वो अगर एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम फिल्टर्स को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं उसका वेट को, और जब हम फिल्टर्स को निकालते हैं तो हम बाद में उसका वेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो पार्टिकुलेट मैटर था वो कितना था और कितनी इसके अंदर टॉक्सिसिटी है या कितने इसके अंदर प्रॉब्लम है पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। Desired separation of the particle can be achieved by filtration through successive smaller filter in a stack filter unit। के हमारे पास क्या है कि अब एक दफ़ा अगर आगे अब उन पार्टिकुलेट मैटर को भी डिफरेंट साइजेस की बेस पे सेपरेट करना हो तो हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन के सीव्स जो होती हैं उसकी वो डिफरेंट लगाते हैं। जैसे हमारे पास छाननी होती है, कोई एक मोटे सुराखों वाली छाननी और एक बारीक छाननी है और एक उससे भी बारीक छाननी है, तो क्या होगा कि हम जब उसे करते हैं जैसे आटा छानते हैं तो वो भी हमें क्या करते हैं पार्टिकल साइज़ की बेस पे जो है वो मटेरियल जो है सेपरेट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि साइज़ की बेस पे अगर हमने सेपरेशन करनी हो तो हम क्या कहें सक्सेसिव
जो है स्टैग फिल्टर यूनिट्स लगाए होते हैं। I mean हर एक के अंदर पार्टिकल साइज डिफरेंट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ से डिफरेंट पार्टिकल साइज वाले को सेपरेट आउट कर सकते हैं। Another approach uses the virtual impactor, a combination of an air filter and impactor। के हमारे पास क्या है कि ऐसा एक तो इसमें फिल्टर्स लगे होते हैं और ऐसा मटेरियल लगा होता है कि जिसके अंदर जो है ये एयर जो है वो ट्रैप हो जाए या स्टक हो जाए, ठीक है। अब वो क्या है कि इम्पैक्टर्स की वजह से एयर उसके ऊपर जो है अटैच हो जाएगी, तो हम उसको जो है डिटर्मिन कर सकते हैं। अनदर अप्रोच यूजेस द वर्चुअल इम्पैक्टर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर फिल्टर एंड इम्पैक्टर। In the virtual impactor, the gas stream being sampled is forced to make a sharp bend। कि इसके अंदर क्या है कि एक sharp bend जो है गैस की स्ट्रीम को या एयर को दिया जाएगा, जो पार्टिकल larger than about 2.5 माइक्रोमीटर do not make the bend and are collected on the filter। कि अब जो मटेरियल बेंट नहीं हो सकेंगे वो क्या है फिल्टर के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। द रिमेनिंग गैस स्ट्रीम इज देन फिल्टर्ड टू रिमूव दी स्मॉल पार्टिकल्स। और जो उसके बाद जो बेंट हो गए हैं तो उनको अगेन फिल्टर कर लिया जाएगा ताकि हम जो है स्मॉलर पार्टिकल्स को रिमूव कर सकें। The impactors causes a relatively high velocity gas stream to undergo a sharp bend। कि इनका फंक्शंस क्या है कि जो हाई स्पीड पे गैस आ रही है उसको एक शार्प बेंड प्रोवाइड करना है, such that the particles are collected on the surface impacted by the steam। के वो जो पार्टिकल्स हैं जो वहाँ पे फिल्टर की सरफेस लगी हुई है उसके ऊपर अटैच हो जाएं। दिस डिवाइस में बी कॉल्ड अ ड्राई और वेट इम्पैक्टर। कि ये जो सब्सटेंस या फिल्टर्स लगाए होते हैं वो ड्राई भी हो सकते हैं, वेट भी हो सकते हैं। वेट का फ़ायदा ये है कि वो जो सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं वो उसके ऊपर स्टक हो जाएंगे, उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो वो वहाँ से दोबारा रिमूव उनका ईजी नहीं होगा। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कलेक्शन surface is dry or wet, the wet surface aid particles retention। के wet surface के ऊपर जो है पार्टिकल ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। Size segregation can be achieved with an impactor because large particles are preferentially impacted and स्मॉलर पार्टिकल कंटिन्यू टू गैस स्ट्रीम। के इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है कि साइज़ की बेस पे इनकी सेपरेशन हो सकती है। लार्ज पार्टिकल साइज़ जो हैं वो बेंड नहीं हो सकते हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा स्ट्रीम के अंदर से, और जो स्मॉलर साइज़ है वो उनको अलग से स्ट्रीम के अंदर से फिल्टर्स करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ केमिकल एनालिसिस टेक्निक कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ कर लेते हैं। दीज इंक्लूड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, इंडक्टिव डिकपल प्लाज्मा टेक्निक, एक्सरे फ्लोरेसेंस, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड फॉर फ्लोराइड एनालिसिस। मीन जो डिफरेंट टेक्निक्स हमने पहले स्टडी हैं वो हम उनको यूज़ कर सकते हैं कि हम एटमॉस्फेयर के अंदर से जो सैंपल्स हैं पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकें। Chemical microscopy is an extremely useful technique for the characterization of the atmospheric particles। के atmospheric particles की characterization के लिए ये technique जो है use होती है। Either visible और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन बी एम्प्लॉयड। कि हम विजिबल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी अप्लाई कर सकते हैं। द पार्टिकल मॉर्फोलॉजी एंड शेप टेल दिस एक्सपीरियंस माइक्रोस्कोपिस्ट a great deal about the material being examined। कि हम क्या कर रहे हैं माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, और इन माइक्रोस्कोप यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, उसकी हमें मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चलेगा, पार्टिकल की शेप के बारे में पता चलेगा, पार्टिकल के साइज़ के बारे में पता चलेगा। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हमें जो है हम जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिस्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस माइक्रोस्कोपिस्ट हैं, वो मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, या मटेरियल किस तरह का है, मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन माइक्रो केमिकल टेस्ट एंड अदर टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड टू फर्दर करेक्टराइज द मटेरियल बीइंग एग्जामिन। कि हम माइक्रोस्कोपी के अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन या माइक्रो केमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं ये इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को डिटेक्ट करने के लिए।
Microscopy can be used for determining level of specific kind of particles and determining the particle size के particle size का मालूम करने के लिए या हमारे पास क्या है कि कितना level है हमारे पास toxicity का specific kind of particles का कि वो कितने हैं हमारे पास उनको detect करने के लिए microscopy best use की जाती है। ठीक है, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या देखा कि हम जो है सॉलिड वेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं। सॉलिड वेस्ट को एनालिसिस करने के लिए हमने देखा कि उनकी सैंपल की डाइजेशन करनी पड़ती है या ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स को निकालना पड़ता है या लीचेट वगैरह को निकालना पड़ता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है या इनकी माइक्रोवेव हीटिंग की जा सकती है। फिर हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर सैंपल है तो हम उसके अंदर कैसे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसके अंदर ऑक्सीडेंट हैं तो उनको कैसे एनालिसिस करते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं तो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह उसको कैसे करते हैं। इसी तरह हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर है तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक होती हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ करके ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं या हमारे पास जो है एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं।